नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। क्यों सवालों के घेरे में रहता है हर एनकाउंटर? देश में सबसे ज़्यादा फर्जी मुठभेड़ कहाँ हुई? आइए जानते हैं विस्तार से। उमेश पाल की हत्या में शामिल माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम को गुरुवार को मार गिराया। यूपी एसटीएफ की एक टीम ने इन दोनों को झांसी में ढेर कर दिया। असद और गुलाम पर पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इसी बीच प्रदेश सहित देश भर में एनकाउंटर पर राजनीति शुरू हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने मुठभेड़ को फर्जी करार दिया है। बसपा प्रमुख मायावती और एआईएमएम के प्रमुख ओवैसी ने भी इस पर सवाल उठाया है। असद और गुलाम के एनकाउंटर पर क्या बोले राजनीतिक दल, आइए जानते हैं। उमेश पाल के हत्यारों के एनकाउंटर पर कई राजनीतिक दलों ने सवाल खड़े किए हैं। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि झूठे एनकाउंटर करके भारतीय जनता पार्टी सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास नहीं करते। उन्होंने आगे कहा कि इस एनकाउंटर व हालिया एनकाउंटर की भी गहन जांच पड़ताल हो व दोषियों को छोड़ा न जाए। सही गलत के फैसले का अधिकार सत्ता का नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी भाईचारे के खिलाफ है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे व एक अन्य की पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या पर अनेक प्रकार की चर्चाएं गर्म है। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंकाएं सच साबित हुई है। अंत घटना ये पूरे तथ्य व सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसलिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। यूपी में एनकाउंटर के आंकड़े क्या कहते हैं? आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य भर में 10,713 मुठभेड़ों में 178 अपराधियों या अभियुक्तों को मार गिराया है। इन मुठभेड़ों में मरने वाले कई गंभीर अपराधों में आरोपी थे। मेरठ पुलिस ने सबसे ज़्यादा एनकाउंटर किए। जिलेवार विश्लेषण से पता लगता है कि मेरठ पुलिस ने सबसे ज़्यादा पुलिस एनकाउंटर किए। जिले में 3,152 मुठभेड़ हुई, जिसमें 63 अपराधी मारे गए और 1,708 अन्य घायल हुए। इस मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि 401 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। इन मुठभेड़ों को चलते पुलिस 5,967 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफल रही। मेरठ के बाद आगरा में सबसे ज़्यादा पुलिस एनकाउंटर हुए हैं। जिले में 1,844 एनकाउंटर हुए। पुलिस ने पिछले 6 वर्षों में आगरा में 14 अपराधियों को मार गिराया। 4,654 अन्य को गिरफ्तार किया है। इन मुठभेड़ों में 55 पुलिसकर्मियों आंशिक या गंभीर रूप से घायल हुए। आगरा के बाद बरेली में 1497 मुठभेड़ दर्ज की गई है। इसमें 7 अपराधी मारे गए हैं और 3,410 अन्य को गिरफ्तार किया गया है। बरेली में हुई मुठभेड़ में 296 पुलिसकर्मी और 437 अपराधी घायल हुए हैं, जबकि एक पुलिसकर्मी की जान गई है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के हवाले से राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि यूपी में अप्रैल 2016 से अप्रैल 2017 तक एनकाउंटर पर मौतों के 4 मामले दर्ज किए गए। मार्च 2017 में राज्य में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही अचानक एनकाउंटर बढ़ गए। अप्रैल 2017 से अप्रैल 2018 तक मुठभेड़ों में 44 अपराधी की मौत हो गई। अप्रैल 2018 से अप्रैल 2019 तक मुठभेड़ों में 22, अप्रैल 2019 से अप्रैल 2020 तक 26, अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 तक 16 और अप्रैल 2021 से अप्रैल 2022 तक की 9 की जान गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की आंकड़ों की माने तो फर्जी मुठभेड़ के मामले में यूपी देश के पहले स्थान पर है। 2010 से इस साल 5 जनवरी के बीच यूपी में फर्जी मुठभेड़ के संबंध में 211 मामले दर्ज किए गए हैं। एक आरटीआई के जवाब में आयोग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बाद असम में फेक एनकाउंटर के दूसरे सबसे ज़्यादा 68 मामले सामने आए हैं। एनएचआरसी ने आरटीआई एक्टिविस्ट हिमांशु नायक द्वारा दायर की एक आरटीआई के आवेदन के जवाब में कहा कि उसने 2010 और 5 जनवरी 2023 के बीच देश भर में फर्जी मुठभेड़ के संबंध में 841 मामले दर्ज किए हैं। पिछले 13 सालों में आंकड़ों को देखें तो असम में सबसे ज़्यादा पुलिस मुठभेड़ में 436 अपराधियों की मौत हो चुकी। इसके बाद यूपी में एनकाउंटर में 231 अपराधियों की जान गई है। आइए जानते हैं क्या कानून में एनकाउंटर का जिक्र है।
भारतीय कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अपराधियों के मुठभेड़ को सीधे तौर पर वैध ठहराता हो। हालांकि कुछ प्रावधान है जिसकी अलग अलग व्याख्या की जा सकती है ताकि पुलिस को अपराधियों से निपटने के लिए कुछ शक्तियां प्रदान की जा सके। लगभग सभी मामलों में जहां एनकाउंटर होता है उसमें पुलिस आत्मरक्षा के लिए कार्रवाई करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 में कहा गया है कि निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई कोई भी कार्रवाई अपराध नहीं है। हालांकि धारा 99 बताती है कि रक्षा के लिए जरूरत से ज़्यादा क्षति पहुंचाने वाले बचाव नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो बल का प्रयोग संतुलित होना चाहिए। आइए जानते हैं एनकाउंटर के बारे में क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश। झांसी में हुई पुलिस मुठभेड़ के बाद पुलिस एनकाउंटर को लेकर जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के 9 साल पुराने दिशा निर्देश भी चर्चा का विषय बन गए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के एक फैसले में पुलिस मुठभेड़ जिसमें मृत्यु या गंभीर चोट लगी हो की जांच के मामले में पालन किए जाने वाले दिशा निर्देशों की एक श्रृंखला जारी करते हुए कहा था कि पुलिस मुठभेड़ में हत्या कानून के शासन की विश्वसनीयता और आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन को प्रभावित करती है। कोर्ट का यह फैसला पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य के अन्य मामले में आया था। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक दिशा निर्देश क्या थे। सितंबर 2014 में अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने कई दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें यह भी शामिल था कि जब पुलिस को आपराधिक गतिविधियों या गंभीर अपराध के संबंधित गतिविधियों के बारे में कोई खुफिया सूचना या जानकारी मिलती है तो लिखित रूप से काम किया जाना चाहिए, चाहे वह विशेष रूप से केस डायरी में हो या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई आगाह करता है या खुफिया जानकारी मिलती है तो दोनों के अनुसार मुठभेड़ होती है तो पुलिस बल द्वारा आग्नेयास्त्र का उपयोग किया जाना चाहिए और उसके परिणाम स्वरूप मृत्यु होती है तो उस आशय की प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और उसे बिना किसी देरी से सीआरपीसी की धारा 157 के तहत अदालत में भेज दिया जाएगा। अदालत ने कहा है कि घटना मुठभेड़ की एक स्वतंत्र जांच सीआईडी या किसी अन्य पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम द्वारा एक वरिष्ठ अधिकारी को देखरेख में की जाएगी। जांच करने वाली टीम कम से कम पीड़ित की पहचान करे, खून से सने मिट्टी, बाल, रेशे, धागे आदि सहित मौत से संबंधित साक्ष्य सामग्री को बरामद करने और संरक्षित करने की कोशिश करेगी। यशस्वी गवाहों की पहचान करेगी और उनके बयान जुटाएगी और मौत के कारण, तरीके, स्थान, समय, साथ और दिशा निर्देश की भी पैटर्न पर अभ्यास का निर्धारण करेगी जो मौत का कारण हो सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि सीआरपीसी की धारा 176 के तहत पुलिस फायरिंग के दौरान मौत के सभी मामलों में अनिवार्य रूप से एक मैजिस्ट्रेटी जांच की जानी चाहिए और इसकी रिपोर्ट न्यायिक मैजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए जो धारा 190 के तहत अधिकार क्षेत्र में आती है। मानव अधिकार आयोग की भागीदारी तब तक आवश्यक नहीं है जब तक कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के बारे में गंभीर संदेह न हो। हालांकि घटना की जानकारी बिना किसी देरी के राज्य मानव अधिकार आयोग को भेजी जानी चाहिए, चाहे मामला जैसा भी हो। घायल अपराधी पीड़ित को चिकित्सा सहायता भी प्रदान की जानी चाहिए। उसका बयान मजिस्ट्रेट या चिकित्सा अधिकारी द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ दर्ज किया जाना चाहिए। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि घटना की पूरी जांच के बाद रिपोर्ट को सीआरपीसी की धारा 173 के तहत सक्षम अदालत को भेजा जाना चाहिए। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट के अनुसार मुकदमे को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। मृत्यु की स्थिति में कथित अपराधी पीड़ित के निकटवर्ती संबंधी को जल्द से जल्द सूचित किया जाना चाहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त।